आसपास कोई अच्छा स्कूल प्राइवेट था नहीं, था भी, लेकिन वहाँ पर भेजने के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास। 12th तक का जो स्कूलिंग है गवर्नमेंट स्कूल से किया, तो वहाँ के टीचर्स ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि जिसको भी पढ़ना है वो बॉयज़ स्कूल जाकर पढ़ सकता है। तो मैं डेली पैदल 5 किलोमीटर वहाँ जाती थी, मैथ्स का लेक्चर लेती थी, वापस अपने स्कूल में आती थी, बाकी सब्जेक्ट पढ़ती थी। कोई एस्पायरेंट कहते हैं कि मेरा बचपन से सपना था या मेरे 8th से सपना था, मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरे शादी के बाद से ये सपना था कि मैं बनूँ। What do you feel कि ऐसी पोस्टिंग जो हायर पोस्ट है लाइक डीसी डीएसपी, इनकी लाइफ कैसे होती है? 19 के बाद ऐसा था कि मेरा डिलीवरी हो चुकी थी और मेरा जब प्रीलिम्स था तब मेरा 1.5 महीने का बच्चा था। तो मैंने जब प्रीलिम्स देने की बारी आई थी तो मैं अंदर थी और मेरा बच्चा मेरे इन लॉज के साथ में बाहर था। जैसे सिजेरियन डिलीवरी में कहा जाता है कि आपको पूरा रेस्ट करना है, और मेरे पास सिर्फ डू और डाई वाली स्थिति थी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए, उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय GS स्टडी कैफ़े, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए। इस एपिसोड में आपको नए नज़रिया, नए इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि कैसे एक ऐसी फीमेल जो 2015 में सिलेक्ट हुई, उनके बाद में उन्होंने जॉब किया, जॉब के साथ में शादी हुई, वो वाली लाइफ, और शादी के साथ में भी कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करके 2019 में डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट पे चयन हुआ है। सो प्लीज़ वेलकम मिस ऋतिका पाटीदार ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माई ऑनर टू होस्ट यू ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो, क्योंकि मुझे लगा व्हेन वी गेट इन टच, तो मुझे लगा कि यार यहाँ से बहुत सारे इंसाइट से पता लग सकते हैं जो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई फील कि आप मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हो उन सारी फीमेल्स के लिए जो इस वक्त घर की प्रॉब्लम से या शादी के बाद प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना इज़ चैलेंजिंग, और साथ में आपको एक बेबी भी है, तो उसके साथ में भी प्रिपेयर करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहले आपकी कहानी क्या है? मैं बताना चाहूँगी कि मैं खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के ग्राम कौड़िया की निवासी हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा, किसान परिवार। मेरे पापा किसान हैं और हम परिवार में संयुक्त परिवार में रहते हैं और 6 भाई बहन हैं, उसमें मैं सबसे छोटी हूँ। तो स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से शुरू होती कि गांव के स्कूल से ही मैंने अपना एजुकेशन किया। मेरे पापा ने, जैसे कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, विषम परिस्थितियों में मेरे पापा ने स्ट्रगल किया और हम 6 भाई बहनों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, मतलब हम सभी को उन्होंने पढ़ाया। फिर जब मेरी वहाँ की एजुकेशन 8 तक कंप्लीट होने के बाद, आसपास कोई अच्छा स्कूल प्राइवेट था नहीं, था भी, लेकिन वहाँ पर भेजने के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जाने का डिसीजन लिया और मैंने अपना 12th तक का जो स्कूलिंग है गवर्नमेंट स्कूल से किया। और वहाँ ऐसा स्थिति थी कि कोई कभी टीचर नहीं होते थे, तो मैं बॉयज़ स्कूल में, मतलब कम से कम 5 किलोमीटर का अल्टर था गर्ल्स स्कूल एंड बॉयज़ स्कूल में। तो वहाँ के टीचर्स ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि जिसको भी पढ़ना है वो बॉयज़ स्कूल जाकर पढ़ सकता है। तो मैं डेली पैदल 5 किलोमीटर वहाँ जाती थी, मैथ्स का लेक्चर लेती थी, वापस अपने स्कूल में आती थी, बाकी सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो वहाँ पर भी एक संघर्ष वाला समय रहा। तो वहाँ से मैंने स्टडी किया, हिंदी माध्यम से मैंने 12th तक किया। उसके बाद इंजीनियरिंग का ऑप्शन था कि आप इंजीनियरिंग कर लें, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया था इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें भी ये था कि मैं इंदौर नहीं आ सकती थी। उस टाइम मेरी PET के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन ये था कि इंदौर नहीं भेजना है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पापा। तो हमारे वहीं पर खरगोन ज़िले में JIT कॉलेज है, वहाँ से इंजीनियरिंग का मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपने मामा जी के घर पर रहती थी ताकि मेरा जो रहने का खर्च है वो बच जाए, कि सिर्फ कॉलेज फीस लगेगी। तो ऐसे करके मैंने अपने 4 साल इंजीनियरिंग किया और बस जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और मैंने मास्टर में एडमिशन लिया, मेरी एज थी उस टाइम पर 23 और मेरी सगाई हो गई। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जल्दी सगाई कर दी जाती है और शादी कर दी जाती है। बस 23 की एज में मेरी शादी हो गई थी।
तो यहाँ तक की जर्नी ये थी कि मैं हिंदी मीडियम और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने किया और इंजीनियरिंग किया। बात आती है असली सफलता की, जो मैंने आज डेप्यूटी कलेक्टर का पद प्राप्त किया। जैसे कोई एस्पायरेंट कहते हैं कि मेरा बचपन से सपना था या मेरे 8th से सपना था, मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरे शादी के बाद से ये सपना था कि मैं बनूँ। तो मैंने अपनी जो PSC की तैयारी है वो शादी के बाद शुरू की। वर्ष 2014 में मेरी शादी होती है। उस टाइम मेरी एज 23 ईयर की है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ गवर्नमेंट अधिकारी है, तो उनको देखकर मैं काफ़ी मोटिवेट होती थी। उससे पहले तो मुझे PSC के बारे में नहीं पता था। तो PSC क्या होता है मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता था उस टाइम। जब मैंने मतलब मेरे पति से बताया कि मैं भी सोशल वर्क करना चाहती हूँ, चूँकि मेरी हॉबी भी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है, वो सिर्फ PSC है। तो वैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब वर्ष 2014 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उस समय मैं बच्चों से काफ़ी पीछे थी। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तब तक बहुत बच्चे आगे हो चुके थे, सिलेबस बहुत पूरा हो चुका था। उस टाइम मुझे ये लगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, और मैंने दिन रात, मतलब मैं ना दिन का समय देखती थी ना रात का, मुझे सिर्फ पढ़ना होता था। तो मैंने इस टाइप से शुरुआत की थी। फिर 2015 में, मतलब मैंने जब फर्स्ट प्रीलिम्स दिया उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 2017 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, फाइनल रिजल्ट। तब जाकर मैं 2017 में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस क्लास 2 पोस्ट होता है, वो मैंने प्राप्त कर ली थी। पर कंटिन्यू मुझे 2016 भी प्रीलिम्स देना पड़ा, उसका मेंस भी देना पड़ा, 2017 का भी प्रीलिम्स दिया, तब जाकर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 17 में भी मैंने दिया था, उसमें मेरा डेप्यूटी कलेक्टर वेटिंग था। तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं कुछ मार्क्स से पीछे रह गई। फिर भी मैं रुकी नहीं, और मैंने 2019 वाला फिर से अटेम्प्ट दिया। और जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब मेरी परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, क्योंकि 2015 से लेकर 18 तक तो मैं माँ नहीं थी, लेकिन 19 के बाद ऐसा था कि मेरा डिलीवरी हो चुकी थी, और मेरा जब प्रीलिम्स था तब मेरा 1.5 महीने का बच्चा था। तो मैंने जब प्रीलिम्स देने की बारी आई थी तो मैं अंदर थी और मेरा बच्चा मेरे इन लॉज के साथ में बाहर था। तो एक वो मोमेंट था, और मैं उसमें रुकी नहीं, क्योंकि क्या होता है जैसे सिजेरियन डिलीवरी में कहा जाता है कि आपको पूरा रेस्ट करना है। लेकिन मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया और मेरे पास सिर्फ डू और डाई वाली स्थिति थी। मैंने ये सोच लिया था कि जो है वो 19 का ही है, मुझे 2019 पूरी मेहनत से देना है। तो मैंने 1.5 महीने में तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं पढ़ती रहती थी, और 1.5 महीने पर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था। फिर बात आती है 2021 में मेंस देने की। मेरे पास वो पावर्स नहीं थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। डेप्यूटी कलेक्टर बिल्कुल, जो एक आउटर चार्मिंग तो है कि गाड़ी है, फैसिलिटीज़ है, लेकिन मैंने तो इनर पावर्स देखी है कि आंतरिक रूप से उसके पास क्या क्या होता है। उसके पास कई ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की हेल्प कर सकता है, और शांति व्यवस्था स्थापित करने में और सौहार्द स्थापित करने में मदद करता है। तो मैं इन सब चीज़ों से इंस्पायर थी कि मैं वो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हॉबी भी सोशल वर्क करना है, और मैं वुमेंस को लेकर इंस्पायर करती हूँ, बच्चियों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती हूँ, और जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको मैं हेल्प करती हूँ कि कैसे तैयारी होती है। और मैं आम तबके के लोगों की भी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, तो उनके बारे में भी अवेयर करती थी कि आप कैसे उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सब जब पावर DC के पास है कि वो कर सकता है, लोगों को उपलब्ध करा सकता है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी कि मैं बनकर लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तुम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सिर्फ आउटर चार्मिंग ही नहीं है, यहाँ पर इनर चार्मिंग भी बहुत है। बहुत सारे एक्सपोजर रहेंगे, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। जैसे कि एडी फाइनेंस में सिर्फ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा वाइड एरिया होगा काम करने के लिए, इसलिए ये मुझे ज़्यादा प्रभावित करता था। नाइस। व्हाट डू यू फील कि ऐसी पोस्टिंग जो हायर पोस्ट है लाइक DC, DSP, इनकी लाइफ कैसे होती है? आई थिंक कि आपने इन लोगों के साथ काम किया है इतने समय तक, तो आपको कई सारे इंसाइट्स होंगे। व्हाट डू यू फील कि इन लोगों की लाइफ कैसी होती है? लाइक इज इट काम, कंपोज, या चैलेंजिंग होती है? क्या होता है इनकी लाइफ में? डेली रूटीन क्या होता है? जिसे थोड़ा सा जितना मैंने देखा है उतना समझ में आता है कि चैलेंजेस तो रहते हैं, दिन प्रतिदिन नई चुनौतियां आती है, काम का प्रेशर भी बहुत होता है। और तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रशासनिक पद, जो कि एक जिम्मेदारी का पद है, और वहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो लाइफ में रहेंगे, और उस चैलेंज के लिए तो हम तैयार हुए हैं।
तो ये है कि हाँ, वर्किंग के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, मॉर्निंग टू इवनिंग तक कंटिन्यूस काम करना होगा। राइट। तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, पास से काम करते हुए डीसीज को देखा है, डीएसपी को देखा है, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। नाइस। आप ये एक और इस पे मुझे बात करना था कि 2019 का रिजल्ट बहुत चैलेंजेस के बाद में आया है, बहुत टाइम लग गया है, बट जब आपने 2015 के लिए प्रिपेयर किया, जब आपने एग्जाम में प्रिपेयर किया, तब क्या अप्रोच थी और व्हाट डू यू फील कि यार 2019 में क्या डिफरेंस आया? ऑफ कोर्स लाइफ में डिफरेंस आया है आपकी कि पहले आप मदर नहीं थे, फिर आप मदर बने, और उसके बाद में फिर चैलेंजेस अलग आए हैं, कोविड आ गया, ये सारा हुआ। दोनों टाइम पे अप्रोचेस क्या थी आपकी, मतलब व्हाट यू थॉट? फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मैं जैसे ही आई थी, मैं बिल्कुल नई थी, मैंने कोचिंग से हेल्प ली 15 में, और मैं मुश्किल से 6 से 7 महीने कोचिंग से पढ़ पाई थी। और मेरे हस्बैंड चूँकि उस टाइम भोपाल थे, और भोपाल से किया और उनका ट्रांसफ़र धामनोद में हो गया था, धार डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं उनके साथ वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, तो 16-17 अपने बेस पर मैंने उसको क्वालिफाई किया। उस टाइम इतने सोर्सेज भी नहीं होते थे, सोशल प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, जितने सोशल प्लेटफॉर्म हुए और कोचिंग मटेरियल में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं वो 19 और 19 के बाद में आए हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत सारी कमियां ऐसी लगी थी कि जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी थी। फिर 19 में मैंने ये किया था कि 2017 में मेरा जैसे वेटिंग में था डेप्यूटी कलेक्टर के लिए, तो मैं कहाँ कमी कर रही थी, कहाँ मेरी कमियाँ थी, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उन कमियों को मैंने देखते हुए और अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए 2019 का दिया। और 2019 का जो मेंस दिया था 21 में, काफ़ी एक लंबा गैप था, लेकिन मैंने पूरा अपने नोट्स पे एनालिसिस किया, नोट्स को मैंने अपडेट किया, क्योंकि नोट्स तो मेरे 16-17 से ही बने हुए थे। उन नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की, और मुझे पता था कि मेरे किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर मैंने विशेष रूप से काम किया। थोड़ा सा जैसे इंटरव्यू को लोग बच्चे लाइटली लेते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि टॉपर्स में आने के लिए आपको इंटरव्यू भी उतना ही मायने रखता है जितना कि मेंस मायने रखता है। तो दोनों पर ही बैलेंस वर्क करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी एस्पायरेंट को कि जैसे सिर्फ मेंस ही नहीं, इंटरव्यू में भी जो टॉपिक्स है, करंट अफेयर है, इन सब पर हम लोगों को शुरू से ही ध्यान देना होगा। हमारी हॉबी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे सिलेक्शन में। तो ये है कि मैंने ये अप्रोच पहले नहीं ली थी, 2016-17 में मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया था। लेकिन 19 to 21 में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे ऑफिसर सिलेक्टेड थे जिनसे मैंने गाइडेंस लिया। मेरे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड किया। तो मैंने अपनी कुल मिलाकर अपनी जो जितनी कमियां थी उनको एनालिसिस किया, और उन कमियों को दूर करते हुए मैंने 19 वाला दिया, जो कि मेरे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसा आपने बोला ना कि आपने सेल्फ एनालिसिस किया कि क्या कमियां रही है। हाँ। इसमें आपने क्या एनालाइज किया? वन थिंग जो आपने बताया नोट्स का, इसके अलावा कुछ आपको लगा कि यार नोट्स के जैसे नोट्स अपडेट करने की जरूरत है? दिस इज वी अंडरस्टैंड कि पुराने समय से अब तक में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए होंगे, और आपको क्या लगा कि यार यहाँ पे और गलती ऐसी है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट उसको आज कर रहा है तो उसको आज ही सुधार ले। जी, जैसे बिल्कुल मैं जो पुराने नोट्स थे उसमें मैंने एग्जाम्पल्स पुट किए थे, लाइक जैसे डिज़ास्टर मैंने जब 15-16 में पढ़ा था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर था, और 19 जब मतलब 21 में दिया था तो डिज़ास्टर में काफ़ी कुछ चेंज आ चुका था। एग्जाम्पल के लिए कि जो रिसेंट में डिज़ास्टर हुए थे वो मैंने एग्जाम्पल में पुट किए। ऐसे मैंने सभी टॉपिक्स में चेंजेस किया, क्योंकि जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे ही मुझे लगता है अपने नोट्स भी परिवर्तित होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जो बना हुआ है वही सब कुछ हो गया है, उसमें अमेंडमेंट नहीं करते। मैं कहना चाहूँगी कि अमेंडमेंट तो हर लेवल पर करना होगा। रही बात मेंस की, ये तो हुआ। अब बात करूँगी इंटरव्यू की। जैसे मेरे इंटरव्यू में कम थे तो मैंने करंट अफेयर पर बहुत फोकस किया। मतलब जैसे 23 में मेरा इंटरव्यू था तो मैं 2022 से ही करंट अफेयर को तैयार करने लग गई थी। मैं मिरर प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि पहले मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन था जब मैंने 16-17 में दिया था। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा उतना नहीं था जितना एक होना चाहिए। मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर और मिरर प्रैक्टिस से इंटरव्यू में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। तो मेरे इस बार जैसे 175 में से 145 मार्क्स आए हैं। तो मैं उसमें कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ मेंस से ही नहीं, इंटरव्यू को भी साथ में लेना होगा, और एनालिसिस करिए कि आपका जो पार्ट वीक है उस पर काम करिए। जो बोल रहे हो ना कि इंटरव्यू पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। आफ्टर
हैविंग पॉडकास्ट विद टू मेनी ऑफिसर्स, हमने भी ये रियलाइज़ किया है कि इंटरव्यू के 5-10 मार्क्स भी ना आपकी पोस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस ले आते हैं। अगर आपको 5 नंबर ज़्यादा मिल गए आप DC DSP हो सकते हो, 5 नंबर कम मिले आप बहुत नीचे आ जाते हो लिस्ट में। यही हुआ था 2017 में। मेरे 11 नंबर कम थे जो OBC की जो पोस्ट उठाई थी, उसमें ये था कि मेरे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर थे। मेंस में तो जो जिसने सीट उठाई थी ना उससे मेरे ज़्यादा थे। इवन टॉपर से भी मेरे कुछ टॉपर से मेरे मेंस में ज़्यादा थे, लेकिन मेरे इंटरव्यू में कम आ रहे थे। तो मैंने वहीं से पकड़ लिया था कि अब जो भी है, क्योंकि थ्योरी तो मेरी वैसे ही है, मेरा कभी पेपर नहीं छूटता था, मतलब मेरी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, स्पीड मेरी अच्छी थी, राइटिंग अच्छी थी। अब ये था कि जो है, अब अगर मुझे टॉप में जाना है तो सिर्फ इंटरव्यू ही है, ऐसा है कि वहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो मैंने इसीलिए इसको बहुत पहले से शुरू कर लिया था। तो मैं एस्पायरेंट को कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। किसी का पेपर छूटता है, मतलब किसी की राइटिंग स्पीड कम होती है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा होता है लेकिन स्पीड कम है, तो आप स्पीड बढ़ाइए। आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको राइटिंग पर भी काम करना होगा। क्योंकि PSC में मुझे ये लगता है कि आपके सिलेक्शन में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और एस्पायरेंट को ये चाहिए कि हम उन मल्टीपल फैक्टर्स पर काम करें, तो हमारा जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बढ़ जाता है, जो एक्यूरेसी है कि हाँ सिलेक्शन होगा वो बढ़ जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स पर काम करते हुए आगे बढ़े तो सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी, ये है। नाइस। जो शायद इंटरव्यू में 145 मार्क्स आया। जनरली हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। पहले मुझे बता दीजिए आपका मीडियम कौन सा था प्रिपरेशन का? हिंदी मीडियम था। हाँ, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको उल्टा इंटरव्यू से। बिल्कुल। इंटरव्यू की पहले आप बताइए, क्योंकि 2015 का जो आपने इंटरव्यू दिया, जो आपने 16-17 में दिया, वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? एज यू सेड कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, बट अंदर माहौल क्या था, क्या पूछा गया? और सेकंड थिंग, जब आपने नया ये वाला इंटरव्यू दिया 2019 वाली बैच का, इसमें आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया? क्योंकि आप सिलेक्टेड भी हो, तो आई एम श्योर आपकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी बातें पूछी गई होगी, एंड देन स्कोरिंग 145 मार्क्स इज अ बिग अचीवमेंट। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैंने 2015 वाला इंटरव्यू दिया था और 16 का, उसमें ये था कि इंटरव्यू में पूछते क्या है ये भी नहीं मुझे पता था। अब मैं विदाउट न्यूज़पेपर स्टडी के इंटरव्यू पैनल, मतलब इंटरव्यू हॉल में पहुंच गई थी। अब मैंने वहाँ जब बच्चों को देखा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मुझे यही नहीं पता था कि आज की न्यूज़ से मुझे अपडेट होना है, और इवन आज की नहीं, मुझे पूरी न्यूज़ पता होनी चाहिए। तो मुझे सबसे बड़ी जो एक बिगेस्ट मिस्टेक मेरी लाइफ की मुझे लगती है कि मेरी थ्योरी में तो तब भी बहुत अच्छे नंबर थे, मैं 3 बार इंटरव्यू में ही मार्क्स कम लेकर आई थी, क्योंकि थ्योरी मतलब करंट अफेयर का मुझे आइडिया नहीं था कि उतना अच्छा प्रिपेयर करके हमें पहुँचना होता है। उसके साथ ही जैसे मेरा खुद का भी जो जनरल मेरे बारे में अवेयरनेस थी, मेरी हॉबी, मेरा डिस्ट्रिक्ट, उस पर भी मुझे नहीं पता था एक्चुअल में, मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर मैंने ये मेरा 15-16 में जो कमी थी उसको मैंने 19 में रिकवर किया। और सबसे पहले मुझे पता था, क्योंकि 15-16 में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मुझसे मेरे बायोडाटा, मेरी हॉबी, और मेरे जैसे हस्बैंड जॉब में थे तो हस्बैंड के डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे थे, और मेरा जैसे महेश्वर नेटिव प्लेस है तो महेश्वर से और देवी अहिल्या को रिलेट करते हुए पूछे थे क्वेश्चन। तो 15, 16, 17 में ऑलमोस्ट पैटर्न यही चलता रहा। 17 में मैंने इम्प्रूवमेंट कर लिया था, तब मेरे 135 मार्क्स थे। उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट तब भी कर लिया था, लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि अब भी और कमी है, क्योंकि वही 8 से 10 नंबर का गैप, मैं फिर DC से पीछे रह जाऊंगी। तो 2023 में जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये था कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया, करंट अफेयर, मेरे बायोडाटा, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पर जितने फैक्टर्स हो सकते थे मैंने वो सारे प्रिपेयर किए, और इतना अच्छा अंदर कॉन्फिडेंस था कि अब पूछ लो, जो पूछना है वो पूछ लो, ऐसा वाला मैंने कॉन्फिडेंस जनरेट किया था। इस बार भी यही हुआ। जैसे मैं इंटरव्यू में पैनल में अंदर गई तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरे चूँकि 6 ईयर मेरे इस जॉब में हो गए थे, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही था कि क्या DC लगा रखा है। आप देखिए वैज्ञानिक चंद्रमा पे जा रहे हैं और चंद्रमा पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, और एक आप इंजीनियर हो जो कि DC बनना चाह रही हो। तो उन्होंने आपसे इस टोन में पूछा? हाँ, यही टोन था। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, क्योंकि उस समय रिसेंट में ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो इंजीनियर देखो चंद्रयान बना रहे हैं और चांद पर पहुंच रहे हैं, और तुम्हें DC बनने की पढ़ी हुई है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि सर ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। सर कोई चंद्र मिशन पर काम करके चंद्रयान पर जाना चाहता है, तो कोई सर DC बनकर समाज की सेवा और लोगों की मदद करना चाहता है। तो यही मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था,
और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा क्वेश्चन था कि अच्छा आप सोशल वर्क करती हैं, आपकी हॉबी सोशल वर्क करना है, तो आप क्या लोगों के लिए काम करना चाहती है? तो मैंने उनको मेरी हॉबी को जस्टिफाई किया। फिर उन्होंने मुझसे हॉबी से कि सोशल वर्क में आपने क्या क्या किया है और उससे रिलेटेड स्कीम्स पूछी, वो मैंने बता दी। फिर माँ देवी अहिल्याबाई से, जैसा कि हर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता था, मेरा 4th इंटरव्यू था ये वाला, उसमें भी माँ देवी अहिल्याबाई का प्रशासन में भूमिका पूछी उन्होंने। तो मैंने काफ़ी अच्छे से देवी अहिल्याबाई के बारे में बताया और कैसे मैं उनसे सीख रही हूँ और वाकई में मेरी महिला के रूप में वो आदर्श मैं उन्हें मानती थी, तो उनके बारे में मैंने उन्हें पूरा बताया। फिर स्पेशली उन्होंने मुझसे वुमेन्स के बारे में पूछा कि आप महिलाओं की क्या क्या समस्याएं देखते हैं और उनको कैसे दूर करना चाहेंगे, क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, यूथ की कौन कौन सी पॉलिसीज़ चल रही है, आप उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, ये सब पूछा उन्होंने। फिर मुझसे पूछने, मेरे डिपार्टमेंट के लगभग 50% तो क्वेश्चन मेरे डिपार्टमेंट से थे। तो डिपार्टमेंट का मेरा पॉजिटिव था क्योंकि मैं वहाँ से वर्क करके ही आई थी और मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन की थी, क्यों अगर वहाँ पर अगर कुछ भी मैं गलत बोलती हूँ तो मेरे लिए नेगेटिव होगा। तो मैंने वित्त विभाग को बहुत अच्छे से जाना, डीप स्टडी किया उसका। लगभग 15 डेज मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब कुछ बंद कर दिया था और 15 डेज इंटरव्यू की तैयारी बिना किसी से मिले हुए मैंने की थी। मतलब मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऑफिस के साथ करती हूँ तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा। तो मैंने ऑफिस से लीव लिया और लगभग 10 दिन मैंने अपने विभाग को और 5 दिन करंट अफेयर को पूरा डीप स्टडी किया, दिन रात पढ़ती थी और ऐसे करके मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने दिए हैं हमारे हर ऑडियंस के लिए। दैट्स वंडरफुल। व्हाट डू यू फील, अब अगर हम मेंस के बारे में बात करें, मेंस की प्रिपरेशन कैसे किया, स्पेशली 2019 वाला, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो किए, कितने घंटे आप पढ़ाई किए आपने? मेरा डेली रूटीन में जो स्टडी आवर्स थे 8 to 10 आवर्स तो मैं डेली पढ़ती थी। हाँ, अलॉन्ग विद द जॉब? अलॉन्ग विद द जॉब। मैं दिन में भी ऑफिस में भी टाइम निकालती थी, जिसे मैं अपना एनालिसिस खुद करती थी। मैंने किसी की बायोपिक नहीं देखी, मैं किसी को फॉलो नहीं करती थी, मैं अपने रूल्स खुद बनाती थी। मुझे कितने घंटे पढ़ना है वो भी मैं अपने आप डिसाइड करती थी। बच्चों का क्वेश्चन रहता है, मैम आप कितने घंटे पढ़ते हैं, उतना हम भी पढ़ेंगे। मैं एस्पिरेंट को कहना चाहूँगी कि हम किसी की लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते। हमें अपनी पॉजिटिव और निगेटिव हमें ही पता होते हैं, हम खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे अब कोई पूछता है कि रात की स्टडी ठीक है या मॉर्निंग की स्टडी ठीक है, मैं उस पर भी बच्चों को यही कहती हूँ कि ये आप अपने अच्छे से जान सकते हैं कि आप किस टाइम में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा सुबह अच्छा पढ़ सकता है, उसकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो मॉर्निंग में अच्छी होती है, किसी की रात में होती है या किसी की दिन में होती है। मेरी नाइट वाली ही स्टडी थी, इसलिए क्योंकि दिन में मेरे पास बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत काम होते थे, मैं नाइट में पढ़ती थी और मॉर्निंग में उठ के डेली रूटीन वाले वर्क करती थी। ऑफिस में भी मैंने एक नियमों को बहुत, मतलब मैं डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करती थी। सबसे पहले जैसे मॉर्निंग हुआ अगर, तो मैं ऑफिस के लिए प्रिपेयर होकर ऑफिस पहुंचती थी, वहाँ भी मैं पढ़ती थी। वहाँ ये था कि मैं लंच घर से करके जाती थी, क्योंकि लंच टाइम में बैठती थी तो मैं 1.5 से 2 घंटे वहाँ पूरे ग्रुप में चले जाते थे। तो मैं लंच घर से करके चले जाती थी, मेरे पास वो 1.5 घंटा बचता था लंच का। तो उसमें मैं क्या करती थी कि जैसे हिंदी सब्जेक्ट होता है हमारा मेंस में, 5th पेपर होता है, तो वहाँ पर मैं ग्रामर याद करती थी। जैसे मीनिंग हुआ, अपोजिट वर्ड हुआ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस टाइप की चीज़ें याद करती थी जो कि डेली पढ़ना होता है। एकदम से हम याद नहीं कर सकते प्रशासनिक शब्दावली और इनको। वो मैंने डेली रूटीन वहाँ का बना के रखा था कि मैं वहाँ से हिंदी कवर करूँगी और बाकी जो मुझे जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो मैं नाइट में पढ़ूँगी। मैं डे डिसाइड करके रखती थी कि मुझे 3 दिन में मेरा ये पार्ट होना चाहिए, मतलब 3 दिन में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पूरा याद करूँगी। तो मैं 3 डेज़ में, मतलब मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव करती थी। फिर मुझे 8 घंटे से अगर 10 घंटे भी जागना पड़ता था तो मैं करती थी, या 8 से अगर 6 घंटे पे होता था तो मैं 6 घंटे में उतना करके सोती थी। मतलब मेरी ये प्लानिंग थी। मैं डिसिप्लिन में मैंने बहुत फॉलो किया कि जो टाइमिंग आप डिसाइड कर रहे हैं कि इतना टारगेट, और टारगेट होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि मैम मैं इतना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाता हूँ, तो मैं खुद उनसे कहती हूँ कि आप खुद से डिसाइड कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे, और पीछे जाएंगे मतलब आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो पीछे हो जाएगा। जब आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कमी क्यों रख रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में? तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अब जैसे दिन में मैं 1.5 से 2 घंटे तो ऑफिस में भी निकालती थी, उसके बाद घर आके बस रात की जो स्टडी थी कि मैं 11 लगभग 10:30 से 11 के बीच में बैठती थी, तो थ्रू आउट स्टडी 4 to 5 AM तक करती थी।
तो कंटिन्यूसली आपको लगना पड़ेगा। Right. इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हम सोचे 2 दिन पढ़े और 3 दिन नहीं पढ़े तो इससे नहीं होगा। कंटिन्यूस स्टडी मायने रखती है पीएससी में, तो ये करना पड़ेगा। मेंस को लेकर थोड़ी अप्रोच और ऐड ऑन कर दीजिए। जैसे मेंस में 6 पेपर होते थे, तो मैं सबसे पहले टफेस्ट पेपर उठाती थी कि टफ कौन सा है। तो टफ पेपर पे सबसे पहले काम करने का ये फ़ायदा है कि उसके रिवीजन ज़्यादा चाहिए होते हैं। इजी पेपर तो बनता है, वो अगर हम 1 रिवीजन या 2 रिवीजन करेंगे तो वो हो भी जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि डीप स्टडी की थी बुक से बनाए थे नोट्स और फिर बनाए थे शॉर्ट नोट्स। मतलब मेरी जो प्रैक्टिस थी वो 3 स्टेप में थी। पहले बुक स्टडी किया ताकि डीपेस्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि जो भी सफलता है शॉर्टकट वे से नहीं मिलेगी। आपको टफ मार्ग चुनना होगा अगर टॉप में पहुंचना है, तो टफेस्ट मार्ग पर ही आपको जाना होगा। तो पहले बुक्स को पढ़ा मैंने, वो मैंने 16-17 में कर लिया था। फिर मैंने जैसे 18 वाले में मैं भोपाल में ट्रेनिंग पर थी, तो उस टाइम पर मैं शॉर्ट नोट्स बनाना मैंने शुरू कर दिया था बुक से। फिर देन एकदम शॉर्ट नोट जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने होते थे, एग्ज़ाम से बिफोर 15 डेज, क्योंकि उस समय हमारे पास लेंदी नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता था। तो वो मैं शॉर्ट नोट्स वो मैं पढ़ती थी। बच्चे पूछते हैं कि मैम आपके नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए। मैं कभी किसी के नोट्स मैंने कॉपी भी नहीं करवाए और मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये था कि सभी का लिखने का अपना अपना तरीका होता है। किसी को लगता है कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो फैक्चुअल जो है वो हमें ही पता होता है, क्योंकि हम प्रीलिम्स निकाल चुके होते हैं और लगातार 1, 2, 3 निकाल लिया है, तो इतना अनुभव तो हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पार्ट हमें छोड़ना है, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। स्टडी मटेरियल बहुत सारा होता है, तो उसमें पहले तो ये सिलेक्ट करो कि सबसे बेस्ट मटेरियल है क्या। और बेस्ट मटेरियल बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। मैंने कभी भी 10 किताबें फॉलो नहीं की। किताब एक सब्जेक्ट की एक फॉलो की, लेकिन उसका इतना रिवीजन करती थी मैं कि मुझे ये श्योरिटी होती थी कि मुझे इतना याद हो जाता था कि इसमें 10 चैप्टर है, पहले चैप्टर पे ये है, सेकंड पर ये है, मतलब मैं थ्रू आउट बुक मुझे स्टडी करने पर ये याद हो जाता था। वैसे ही जो सेकेंड टाइप के नोट्स होते थे उसमें भी मैं रिवीजन मतलब मैं ये कहूँगी आप कम सोर्स फॉलो करिए, आपकी किताबें कम रखिए, आपके नोट्स कम रखिए, लेकिन उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन बहुत मायने रखता है और आपको जितनी चीज़ें याद होगी सिलेक्शन रेशो उतना बढ़ जाता है। तो थर्ड में आता है शॉर्ट नोट्स। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट अपने प्रिपेयर कीजिए, ना कि किसी को फॉलो कीजिए। हाँ, उसको चेक करवाइए, जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको चेक करवाइए कि क्या ये सही है। ये भी होता है कि कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है कि हम जो फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। करेक्ट। तो मुझे 19 में ये था कि मुझे ये पता है कि मेरे नोट्स प्रोसीजर है वो सही है, क्योंकि मैं हर बार मेंस क्वालिफाई थी 15, 16, 17। तो मुझे ये पता था कि मेरे मेंस के जो नोट्स हैं वो करेक्ट है, बस मुझे अपडेट करना है। वो मैंने अपडेट किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक क्वेश्चन जैसे है, पॉलिटी में हम बात करें तो वहाँ पर आर्टिकल्स और जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं एक्ट में, उन सब चीज़ों को उसमें लेना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आप एग्जाम्पल और करंट के एग्जाम्पल पुट करते हैं, तो मैंने वो भी किया और इस तरीके से मैंने मेंस प्रिपेयर किया। नाइस। एंड एज यू सेड कि नोट्स आपको खुद बनाना चाहिए। इन द सेम वे जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया इंडियन एस्पिरेंट शो, तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि स्ट्रैटेजीज की जब भी कोई बात करता था तो हर एस्पिरेंट जाता था, टॉपर की स्ट्रैटेजी देखी, उसको सेम बनाया और फिर उसके ऊपर काम किया। बट आई जेन्युइनली फील, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की है तो आई हैव सीन पीपल जो लोग टॉपर की स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि आपकी परिस्थिति उनकी परिस्थिति से सेम नहीं होती है। अगर कोई आपकी स्ट्रैटेजी से आज फॉलो करेगा, लेट्स से अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ कि मैं नाइट में पढूं, जैसे आपने पढ़ा वैसे पढूं, तो इट वॉन्ट वर्क फॉर मी, क्योंकि मेरी परिस्थिति, मेरा डेली रूटीन अलग है, आपका डेली रूटीन अलग है। तो बेहतर ये है कि आप टॉपर माइंडसेट को समझें, उनकी तरीके को समझें कि वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, रिवीजन कैसे कर रहे हैं, नोट्स कैसे बना रहे हैं। तो आई फील इन स्ट्रैटेजी से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, अप्रोच को फॉलो करना होगा। राइट। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ द वन थिंग यू सेड कि कंसिस्टेंसी हमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की, आपने ऐसा बताया। वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द एस्पिरेंट, जो मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए।
आफ्टर गिविंग माई 4 years इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे जब लोग बच्चे आते हैं हमारे पास में, एस्पिरेंट्स आते हैं कि भैया हमको एडमिशन चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, वो मेजरली आता है जब एग्जाम करीब होती है, जैसे अभी प्रीलिम्स अप्रैल के अंदर है, तो जनवरी के अंदर भी भवरकुआ में आपको लाइब्रेरीज के अंदर क्राउड नहीं दिखेगा। रीजन बीइंग कि एस्पिरेंट पढ़ नहीं रहा है। वो कब पढ़ेंगे? फैब के एंड में, फैब मिड में, मार्च में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुझे, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जितने लोग, जैसे इस बार भी कई सारे सिलेक्शन हुए, उनमें से कई सारे लोग एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में आते थे ऑलरेडी। आई हैव सीन वन थिंग, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि सब लोगों ने प्रिपरेशन किया, उन्होंने बीच में ना लाइब्रेरी छोड़ी, ना अपने रूटीन को ब्रेक होने दिया, ना उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। एंड आई हैव सीन टू मेनी एस्पिरेंट जो अपनी बीच में ब्रेक कर दे कि यार भैया अभी एग्जाम नहीं आ रही तो 2 महीने बाद पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन के 2 महीने पहले पढ़ेंगे। आई हैव ऑब्जर्व दिस कि जिन लोगों ने कंटिन्यू पढ़ा है, रोज पढ़ा है, कंटिन्यू लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी नहीं आया तो सेल्फ स्टडी किया है, उन लोगों के सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन डेली रूटीन की एस्पिरेंट की? मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी और बात की जाए। बिल्कुल, क्यों कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें ये है, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, ठीक है, हर पेपर में। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स तो पूरा फैक्ट से ही भरा हुआ है, और मेंस में भी सारे सब्जेक्ट्स में फैक्ट मायने रखते हैं, और कुछ पेपर्स में तो ऐसा होता है कि फैक्ट चेंज भी होते हैं। तो हम धीरे धीरे फॉर्मेट्स भूलने लग जाते हैं, आंसर फॉर्मेट भूलने लग जाते हैं, और फैक्ट भूलने लग जाते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे कोविड का पीरियड चल रहा था 20 to 21 में, उस टाइम में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मतलब मैं उस टाइम तो ये था कि मैड वगैरह बंद हो चुकी थी घर पर, तो मैं घर के काम भी करती थी, बेटे को भी संभालती थी, खाना भी खुद प्रिपेयर करती थी, और उसके बाद भी पढ़ती थी। क्योंकि मुझे ये पता था कि निरंतरता, इस परीक्षा के लिए निरंतरता जरूरी है। अगर आप छोड़ते हैं, अगर आप गैप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो याद रखने की पावर है वो कम होती है, प्रैक्टिस आपकी कम होती है, और हम फैक्ट भूलने लग जाते हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि जब मेरा मतलब डिलीवरी वाला पीरियड था, उससे 2 महीने पहले मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो मुझे प्रीलिम्स में तैयारी करने में और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा 19 वाली PSC में, क्योंकि मैं फैक्ट भूल रही थी। और फैक्ट्स के लिए तो मुझे लगता है आप जितना रिवीजन करते हैं उतना फैक्ट्स याद होते हैं। तो निरंतरता, चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, या इंटरव्यू में करंट अफेयर या अपना पार्ट प्रिपेयर करने की हो, निरंतरता जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो 2 से 3 साल कंटिन्यू लगे रहते हैं ना, सिलेक्शन का रेशियो उसका उतना बढ़ जाता है। इसलिए निरंतरता जरूरी है। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रीलिम्स अप्रोच। क्या अप्रोच था आपको प्रीलिम्स को लेकर? प्रीलिम्स को लेकर सबसे पहले तो जैसे मैंने डिप स्टडी किया था बुक्स का, उसके बाद में वन लाइनर की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे कि PSC के सबसे पहले तो मैंने पेपर एनालिसिस किया। जब फर्स्ट टाइम मैंने PSC दिया था, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने टॉपिक्स निकाले कि मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रही हूँ, तो इंडस सिविलाइजेशन से किस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं, ऐसे करके मैंने पूरा पेपर को एनालिसिस किया। अप्रोक्सीमेट 1995 से उठाए थे मैंने 2014 तक के एनालिसिस सबसे पहले करने के बाद में सेकंड पे मैंने जो वन लाइनर फैक्ट बुक उठाई और उसको पढ़ना चालू किया। क्योंकि फैक्ट आपको बिल्कुल सीधे से पूछते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ था, आपको याद होगा तो आपका श्योरली वो आपका आंसर बन जाएगा। ये मैं पहले ही बार में समझ गई थी। तो उसमें ऐसा होता था कि वन लाइनर्स को याद करना बहुत ज़रूरी था। अब उसमें भी ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको उस पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। जैसे अगर हम GK के पेपर में देखें, MP का पार्ट ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले मैंने MP को कवर अप किया और लगभग उस समय 20 to 25 क्वेश्चन सिर्फ MP से होते थे। तो मतलब मैंने MP को थ्रू आउट स्टडी, डीप स्टडी भी किया, वन लाइनर फैक्ट से भी उसको कवर किया, मैप की बुक आती है उससे भी उसको कवर किया। फिर क्या होता था कि जैसे वन लाइनर्स भी याद करते थे, बहुत सारी चीज़ें छूटती थी, याद नहीं होती थी। मैं उसको एक बुक बनाती थी, उस बुक में लिखते चले जाती थी कि ये बुक मुझसे, जो ये फैक्ट मुझे याद नहीं है। अब उसमें भी क्या होता था, मैं MCQs भी साथ में सॉल्व करती थी कि मैंने इंडस सिविलाइजेशन का स्टडी किया। MCQs मतलब मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब उसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो मैं फर्स्ट टाइम में अगर 25 से ही कर पा रही हूँ, 25 मेरे गलत है, मैं उनको टिक मार्क करती थी। जब मैं सेकंड चैप्टर पे जाती थी तो जो मेरे 25 गलत थे उनका रिवीजन करती थी। जब मैं थर्ड चैप्टर पे जाती थी तो मैं फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन करती थी। जब मैं फोर्थ पे जाती थी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का रिवीजन करती थी। मतलब मैं रिवीजन डेली करती थी। तो उसमें क्या था, जो 25 रॉन्ग हो रहे थे वो 1 या 2 पर आ जाते थे
और फिर जब मैं 6-7 चैप्टर पे जाती थी तो फर्स्ट चैप्टर मेरा 100% मतलब गलती की गुंजाइश 0 हो जाती थी। तो मैं ऐसे ही करती। जब मैं 10 चैप्टर पे पहुंची तो मेरे पीछे के जो 5 से 6 चैप्टर हैं वो 100% एक्यूरेटली मुझे याद हो गए होते थे। तो ऐसे करके मैं स्टडी करती थी, मतलब थ्योरी किया और साथ ही MCQs भी किया। तो MCQs से ये होता है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स की तैयारी और कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छा होता है। मैं बच्चों को बहुत कहती हूँ कि आप MCQs सॉल्व कीजिए, उसमें ये पता चलता है कि हमारा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं करंट अफेयर में भी करती थी, ऐसे ही MP के लिए भी MCQs सॉल्व करती थी, MP की करंट अफेयर MCQs सॉल्व करती थी। तो मैं MCQs पर बहुत फोकस करती थी, क्योंकि बच्चों का ये कहना होता है कि वहाँ 4 क्वेश्चन दिखते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है, ये सही है, ऐसा लगता है 2 सही हैं, फिर 2 में से 1 निकालने में दिक्कत होती है और वो गलत हो जाता है। तो मैं MCQ सॉल्व करके मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता था कि मतलब मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ये लगता था 16-17 वाले प्रीलिम्स में कि हाँ पूछ लो कहाँ से आने वाला है। और हम उस टाइम पर एक ल्यूसेंट चलती थी MCQs की, अभी भी है वो। तो वो मैं कम से कम एग्ज़ाम से पहले 8 से 10 बार सॉल्व कर लेती थी। तो बच्चों को ये मैं जिसे बताती हूँ तो उनको यकीन नहीं होता है कि हम तो 2 बार भी कर ले वो बहुत हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको कर लेती थी, वो फिर स्पीड बढ़ती चली जाती है। आप रिवीजन जितना करेंगे उतनी जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं उस ल्यूसेंट को मुझे ध्यान है कि 5 से 6 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर देती थी। वो इसलिए होता था कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ती थी उसके पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करती थी। तो वो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती थी, चीज़ें याद होने लग जाती थी, और जो आपके दिमाग में डाउट्स होते थे वो डाउट्स क्लियरेंस वहीं हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने प्रीलिम्स का किया था। अब उसमें भी क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते थे, फैक्ट ऐसे होते थे जो बहुत परेशान करते थे। GDP का आंकड़ा चेंज हो रहा है, बजट का जो बजट आवंटित किया है उसका डेटा हो गया, फिगर्स याद करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, इस टाइप के डेटा। और वहाँ तो बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होती थी कि ये योजना किस वर्ष लागू की गई, वर्ष 2010-11, 11-12, 12-13। अब 10-11 में कॉमन हो रहा है, अब वो लगता है या तो 10-11 था या 11-12 था। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती थी उसके लिए मैं क्या करती थी, एक पेज पे लिखते चली जाती थी और उस पेज को अपने तकिए के नीचे रखती थी। जब भी सोने से पहले, मतलब प्रीलिम्स में 15 दिन पहले, उस टाइप के जो डेटा मैंने लिखे हुए हैं जो मैं भूलती हूँ और जो आ सकते हैं, उस डेटा को मैं डेली सोने से पहले पलटाती थी। जो मेरा 8 से 10 पेज का वो नोट्स होता था, उसमें बिल्कुल मैं शॉर्ट में लिखते चले जाती थी और उसको डेली स्टडी करती थी। तो मतलब प्रीलिम्स के दिन ये होता था कि मेरा जो जितना डेटा वाला जो मेरा वीक पार्ट रहता था वो भी कवर अप हो जाता था। तो मैं एस्पिरेंट को कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम मांगता है, एक्यूरेसी मांगता है एग्ज़ाम। कहते हैं कि हम रट नहीं सकते, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को पकड़ना होगा। एग्ज़ाम क्या चाहता है, वो सिर्फ रटना नहीं मांग रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि MPPSC सिर्फ रट्टाफिकेशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। भैया प्रीलिम्स अगर फैक्चुअल बेस्ड है तो आपको फैक्ट याद करने होंगे, डिमांड है उसकी। और मेंस आपकी थ्योरी मांगता है तो भाई उसकी डिमांड है तो आपको देना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं मैं थ्योरी नहीं लिख पाता, लिखने में मुझे दिक्कत है, तो आप उस पर काम करिए। कोई कहता है मैं फैक्ट याद नहीं कर पाता, तो उस पर काम करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी जो वीक पॉइंट है उसको एनालिसिस करें। और जैसे कि मेरा वीक पॉइंट डेटा याद करना था, तो मैं डेटा को इस तरह से याद करती थी, अपने और नोट्स पे बिल्कुल बनाती रहती थी कि उस 10 पेज में भी ऐसा होता था कि मुझे एग्जाम के दिन क्या डेटा याद करके जाना है, तो मैं उसको और एक शॉर्ट नोट्स में बना के एक पेज में लिख लेती थी और उस दिन उसको रिवाइज करके चली जाती थी। तो उस दिन का जो मेरा कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ अब आ जाए क्वेश्चन पेपर कहीं से भी तो मैं निकाल लूँगी, ये कॉन्फिडेंस मुझ में उस टाइम तक जनरेट हो जाता था। नाइस। आई डोंट वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके ना। आई फील कि ऑडियंस भी इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय कर रही है। वन थिंग जो मुझे आपसे पूछना है जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी, मुझे आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी जानना है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग को देखा है, बहुत ट्रेनिंग में आप रहे हो। ट्रेनिंग के बारे में बताइए, जब सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद ट्रेनिंग में क्या होता है, वो उनका एक गवर्नमेंट का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होता है? ओके, मतलब मैं तो बताना चाहूँगी गोल्डन पीरियड कह सकते हैं लाइफ का, बहुत ही मज़ेदार लाइफ होती है वहाँ पर। सबसे पहले 1.5 महीने का वो फाउंडेशन कोर्स रखते हैं, उसमें बेसिक्स हम लोगों को बताते हैं कि कैसे ऑफिसर
बना जाता, मतलब ऑफिसर तो हम बन गए, लेकिन हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें कैसे काम करना होगा, बिल्कुल बेसिक्स जो होता है, एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पर सिखाते हैं वो। मतलब फाउंडेशन ही हुआ एक तरह का। फिर उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है 2 to 3 मंथ की, उसमें वो हम लोगों के डिपार्टमेंट पर काम करते हैं कि डिपार्टमेंट में आपको क्या काम करना होगा। ठीक है। तो जो हमारे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो हमारे लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं, और उसमें भी सब्जेक्ट होते हैं, हमें वहाँ भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है। और उस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि बाकायदा एक पेपर बनता है, तो वो पेपर वही बनता है जो हम ट्रेनिंग पीरियड में सीखते हैं। तो ट्रेनिंग को भी सिंसियरली लेना होता है। तो ट्रेनिंग में हम जब वहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ने के बाद एक एग्ज़ाम का फियर रहता था कि एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना भी हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही हमारा प्रोबेशन पीरियड लगता है, वो क्लियर होता है। एग्ज़ाम पास करने पर हम प्रोबेशन क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारी इंक्रीमेंट लगते हैं, ये प्रोसेस होती है। तो वहाँ भी हम लोग मस्ती एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ाई करते थे, और फिर उस एग्ज़ाम को क्लियर किया। और फिर हमारे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी जैसे हमारे लेक्चर लेते थे, तो उनसे भी एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है कि हमारे अधिकारी हमें पढ़ा रहे हैं, तो वहीं से हमारा जो मेलजोल है अधिकारियों के साथ में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हम पास से डिपार्टमेंट को पहचानने लगते हैं, क्योंकि जब हम जॉब में नहीं रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, हायरार्की ही नहीं समझ पाते, क्लरिकल स्टाफ क्या होता है, ऑफिसर्स इसमें क्या होते हैं। अब जैसे मेरी यहाँ बताऊंगी, क्लरिकल है, SAS है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर है, ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये हमें नहीं पता होता है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में हमें ये सब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती है, और कैसे काम होने वाला है आगे डिपार्टमेंट में हम जब जाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन वहीं से शुरू हो जाती है। तो मुझे वो जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा लगा था कि हम पहले तो कैसे हमें एटीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे एक ऑफिसर बिहेव करता है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद कैसे हमें काम करना है उस पर सिखाया जाता है। तो इस टाइप की जर्नी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर भी बिल्कुल डिसिप्लिन होता है। मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में आपको योगा एक्सरसाइज करना होता है, जो कि कंपलसरी होता है। तो 6:30 से स्टार्ट होता था उस टाइम पर, और 7:30 तक करते थे। 9:30 से आपका ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, फिर आपके 10:30 से लेक्चर शुरू हो जाते हैं। फिर 1:30 मतलब 1:30 बजे लगभग आपका लंच होता है। 2:30 से फिर क्लासेस होती है। 5:30 के बाद आपका ब्रेक होता है, आपको फिर स्पोर्ट्स में जाना है। तो 7:30 तक आपको स्पोर्ट में रहना है, वो भी कंपलसरी है। स्पोर्ट्स के बाद में आपको डिनर करना है। मतलब इस टाइप का एक फिक्स्ड रूटीन रहता था कि बिल्कुल मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब नाइट तक, टिल नाइट तक आपको लगे रहना है। तो वहाँ से भी डिसिप्लिन काफ़ी सीखने को मिलता है। तो इस टाइप की वहाँ की जर्नी रहती है। नाइस, वंडरफुल। एक जो आपने बताया वहाँ पे भी एक एग्जाम होती है, इट्स मोर लाइक अ टेस्ट, और अगर वो कोई क्लियर नहीं कर पाता है तो क्या होता है? वहाँ पर चांस दिया जाता है कि आप एक बार पास उसको नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट आपको फिर से सेकंड चांस देता है। सेकंड से थर्ड चांस भी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देता है। लेकिन हम जितना डिले करते जाते हैं उतना हमारा प्रोबेशन पीरियड बढ़ता जाता है, और प्रोबेशन बढ़ता जाएगा तो वही है कि हमारा जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं, हमारे जो वेतन में वृद्धि होती है वो रुकी रहती है। तो वो एक सही भी नहीं माना जाता है। और मुझे लगता है कि हम जब PSC का प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके आए हैं तो उस एग्ज़ाम की तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उस विभाग में हैं, तो उसको भी सिंसियरली लेना होता है। तो उसको सिंसियरली करके फर्स्ट टाइम में क्रैक करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। Would you be comfortable to share the perks and salary of a MPPSC officer? Like हम AD की बात कर लें, तो AD में क्या perks मिलते हैं? गवर्नमेंट की साइड से आपको क्या perks और सैलरीज मिलती है? स्टार्टिंग तो जैसे 7th पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, 7वां वेतनमान, तो उसमें स्टार्टिंग 56,100 मतलब 56,100 से होती है। उसके ऊपर हम लोगों को DA मिलता है, HRA मिलता है। तो उसका परसेंटेज अलग अलग जैसे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो उस पर जो DA गवर्नमेंट बताती है उस हिसाब से हमारी सैलरी पर मिलता है। तो ये लगभग चला जाता है 80,000 के अप्रोक्स में स्टार्टिंग से। और जैसे अभी एट प्रेजेंट में एडी फाइनेंस हूँ, तो मेरे 6 ईयर के इंक्रीमेंट लगने पर मैं लगभग 1 लाख पे पहुँच गई हूँ। तो इंसेंटिव्स और ये भी बहुत अच्छा है। नाइस। क्या पर्क्स मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट से आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं? आई एम आस्किंग यू क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि जब हम बन जाएंगे तब क्या क्या होता है सरकार का। ओके, देखिए एक तो हुआ ये सैलरी पार्ट, सैलरी और सारे अलाउंस मिलते हैं। साथ ही हमें रहने के लिए एक क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में गाड़ी की फैसिलिटी है, गार्ड की फैसिलिटीज़ है,
तो इस टाइप की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, यस। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर तक गाड़ी नहीं है। उसके बाद कहीं कहीं जैसे हम डेप्यूटेशन पे होते हैं वहाँ पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही डिपार्टमेंट में ये सब मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट में फिक्स्ड है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ आपको पहले ही दिन से गाड़ी, आपका बंगला, आपकी गार्ड, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है। और मुझे लगता है कि डीसी बनने में एक बात मेरे लिए ये भी थी कि मैं कुछ ही नंबर से रह गई, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं है, रहने बंगलो नहीं है, गार्ड नहीं है, तो मुझे ये भी फील होता था कि मैं कुछ नंबर से पीछे रह गई और ये सारी फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट में आपको डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। आई फील जब मैंने एक सीनियर ऑफिसर है IPS वरुण कपूर सर, ही इज एडिशनल DGP ऑफ मध्य प्रदेश, उनसे जब बात किया मुझे आपसे भी जब बात करके लगा तो मुझे भी फील हुआ साथ साथ में कि इट्स नॉट जस्ट द सैलरी एंड पर्क्स जिसकी वजह से आप जाते हो, इट्स मोर लाइक अ सोशल सर्विस, मोर लाइक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है लोगों को सर्व करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाइस, वंडरफुल। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं एस्पायरेंट को मोटिवेट कर सकती हूँ, स्पेशली महिलाओं और बच्चियों को, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन बहुत पीछे है। बताना चाहूँगी कि मैं गांव की पहली इंजीनियर थी, मतलब मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी और इंजीनियरिंग करने वाली अब तक की पहली लड़की हूँ, और क्लास 2 पोस्ट लेने वाली भी, और इवन डिप्टी कलेक्टर बनने वाली भी। तो मैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं यहाँ से संदेश दे रही हूँ स्पेशली महिलाओं को, जहाँ से ये कहते हैं कि शादी हो गई है उसके बाद सपने टूट जाते हैं। और मैं वो व्यक्ति हूँ कि जहाँ से मैंने सपने देखना शुरू किया था। तो इट्स डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी, आप क्या सोच रहे हैं। मैंने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, क्योंकि सबके लिए जो काम और बाधाएं हैं, संघर्ष है, वो तो है, मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने अपना टारगेट सेट किया था। फिर कहते हैं कि एक माँ नहीं कर सकती, बच्चा हो गया अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बेटी, एक बहू और तीसरा एक माँ, ये तीनों ही कर सकती है। ये भ्रांति है कि हम नहीं कर सकते, उसको मैंने ब्रेक किया है और एक ऐसा संदेश दिया है और संदेश दे रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, जिसके ड्रीम देख रहे हैं, आप उसको करिए और कंटिन्यूअसली करिए। तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे संदेश देने को मिला, इसलिए मैं आपको फिर से पुनः धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। वन थिंग जो मुझे आपसे चीज़ें मिली है, तो मैंने 3 चीज़ें आपसे सीखी इस एपिसोड से, और जो हर एस्पिरेंट ने सीखी होगी आई एम श्योर। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, सेकंड इज डेडिकेशन एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल, तीनों ही बहुत जरूरी है। नाइस। एंड वन मोर थिंग, मुझे एक चीज़ के बारे में और बात करना है आपसे। 2 चीज़ों के बारे में बात करना है एक्चुअली। फर्स्ट थिंग कि इस एपिसोड में, सो आई टोल्ड यू अबाउट वोहिल की हमारा एक कैंपेन है, हमारी कंपनी है वोहिल, जहाँ पे हम फीमेल हाइजीन को और अवेयरनेस फैला रहे हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है कि आज सोसाइटी में फीमेल हाइजीन, फीमेल अवेयरनेस की क्या स्थिति है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है फीमेल हाइजीन के ऊपर बात करना, क्योंकि मुझे लगता है अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मैं जिस एरिया से, जहाँ तक मैंने महिलाओं की स्थिति देखी है, मैं इस पर काम भी करती हूँ, अवेयर भी करती हूँ। और जो सैनिटेशन पैड जो हमारे हैं, वो जो NGOs से जुड़कर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैं मोटिवेट करती हूँ। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए और अवेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये वोहिल को आप कर रहे हैं और इसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो मैं आपको हेड्स ऑफ करूंगी कि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। तो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स। वन मोर थिंग, आप, क्योंकि जब मैं आपसे मिला, आपसे बात किया, आई हैव टेकन टू मेनी पॉडकास्ट, आई साइड बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि जो कामनेस आप में है वो एक डिफरेंट है। तो क्या ट्रेनिंग की वजह से या आपके जॉब वाले एक्सपीरियंस की वजह से? क्योंकि एक जब न्यूली सिलेक्टेड कोई एस्पिरेंट्स है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे एक अलग वाइब आती है। आपसे बहुत कंप्लीट एक अलग डिफरेंट वाइब थी। ये कामनेस आपकी क्यों है? वैसे तो मैं मेरे बारे में, मतलब जो कहते हैं कि हाँ, मैं कीप कूल एंड काम हूँ ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जब से सेलेक्ट हुई हूँ और मतलब ड्यूरिंग मेरी जॉब मुझ में और सिंसियरिटी आई है। मैं थोड़ा सा, जैसे फ्रेशर रहते हैं तो हम काफ़ी उतावले होते हैं कि बताने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए। लेकिन अब मैं उस दौर से गुजर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने ऑफिसर से, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है कि आप जितना शांत रहेंगे और जितना
कूल रहेंगे उतना चैलेंजेस आप आसानी से सुलझा सकते हैं और उनको डील कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो मेरे प्रैक्टिस से मेरे अंदर आ गया है। नाइस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। आई एम श्योर हर एस्पिरेंट ने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी वैल्यू गेन की होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। आई फील कि ये पॉडकास्ट ने आपको एक नए इंसाइट्स दिए होंगे। अब तक हमने जितने भी टॉपर से बात की है वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। इसमें नए इंसाइट्स थे, नए क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। मैं मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ, जाइए इन्हें भी फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको आगे भी सीखने को मिलती रहेगी एंड आई एम श्योर हम आगे भी और कई सारे पॉडकास्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।